सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम द थ्री वे ऑफ सर्वाइव द एपोकलिप्स के चैप्टर फर्स्ट को बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर होता है मेडाकोजा। इसका मीन होता है यानी एक बच्चा, छोटा बच्चा। तो वो सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करूं। मैं कई बार लोगों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं अपने आप को, लेकिन 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा वो इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो एक कंपनी में जाके अपना जॉब इंटरव्यू देने वाला होता है, और इंटरव्यू देते हुए वो अपना नाम बताता है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ इंचार्ज कहता है कि यह कोई बच्चा है क्या? तभी वो बोलते हैं हाँ, ऐसा ही कुछ, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता था। इसी के साथ मेरा नाम है, ना कि मैं कोई बच्चा हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी डिटेल, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। हमारे मेन कैरेक्टर की एज 28 ईयर्स है और वो थर्ड रेटेड कॉलेज से पास आउट है। ये है कि वो नॉवल पढ़ना पसंद करता है सबवे में जब वो काम से घर जा रहा होता है। ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ही सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को इंटरव्यू में। और वो सबवे में जाते वक्त देखता है कि आज सबवे कुछ अजीब तरीके से ही चल रही है, और सबवे देखता है कि एक लड़की अचानक से उसके सामने आ गई और उससे कहती है कि तुम फिर से फ़ोन में खो गए और हमेशा नॉवल पढ़ते रहते हो। वो लड़की भी बहुत सुंदर होती है और वो भी उसी के ऑफिस में काम करती है, जिस ऑफिस से सैंगयुंग नाम होता है उस लड़की का, और वो एचआर होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे हेलो बोलता है और सैंगयुंग कहती है कि तुम छुपकर घर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेन कैरेक्टर हमारा बोलता है डोजक, जो कि घबराते हुए बोल देता है कि हाँ, तुम भी शायद से यही कर रही थी। तभी सांगयोंग कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा मैनेजर जो है वो हमेशा बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ होता है, इसलिए मैं आराम से कहीं पे भी जा सकती हूँ और काम को मज़े से कर सकती हूँ। डोगजा ये सोचता है कि मैं बिलीव नहीं कर रहा खुद पर कि ग- हमारे ऑफिस की सबसे पॉपुलर गर्ल जो सांगयुंग है वो मेरे साथ इस सबवे में आई है और जान मेरे साथ घर जाने के लिए कह रही है। तभी सांगयुंग मुझसे पूछती है कि तुम हमेशा घर जाने के लिए सबवे का ही इस्तेमाल करती हो क्या? और ऐसे ही इनके बीच में कुछ फालतू बातें होती है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हें भी बोर हो जाओगे, और मैं आगे डायरेक्ट बढ़ता हूँ। आगे हमें बताया जाता है कि डोक्सा, जो कि जिस नॉवल को 10 साल से पढ़ रहा है, उसके चलते वह स्कूल में कई बार बुली हो चुका है इसे पढ़ते हुए, और वह एक अपने स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल भी कर गया था। इस कारण वह एक छोटी-सी नौकरी कर रहा है और वो इन सब चीज़ों से थक चुका था। उसने कई बार ट्राई किया था कि वो मिलिट्री के काम में चला जाए, लेकिन वो काम भी उसे नहीं मिल सका, और आज वो आखिरी दिन है कि इस नॉवल के वो लास्ट पन्ने को पढ़ने वाला है। तभी अचानक से ट्रेन में हलचल होने लगती है और ट्रेन का ब्रेक लग जाता है। ट्रेन का ब्रेक लगते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी डोकजा के फ़ोन पर मैसेज आता है कि वो प्राइज़ विन कर चुका है और उसे कांग्रेचुलेशन मिलती है। इसी के साथ उसके सामने एक गोल्डन सिंग वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिसके वाइट फर होते हैं। उस मॉन्स्टर को देखकर डोकोजा बहुत ही घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह मॉन्स्टर तो नॉवल में था और इसे मैं आज सामने कैसे देख सक रहा हूँ? क्या ये सच है? उस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग ट्रेन में जो होते हैं वो भी घबराने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। उस मॉन्स्टर की इविल स्माइल को देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, जो कि एक पोर्टल से धीरे-धीरे ट्रेन के अंदर आ रहा होता है। डोगज़ा ये सब देख के बहुत ही सोच में खोया हुआ होता है और परेशान हो गया होता है। इसी के साथ वह सांगयुंग को कहता है कि तुम यहीं पे खड़ी रहो, हिलना भी मत, बिल्कुल भी।
सांगयुंग डोगजा से पूछती है, ये क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर कौन है? सांगयुंग इसका कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है, सिर्फ चुपचाप से खड़ी रहो। जब वो मॉन्स्टर पूरे तरीके से पोर्टल से बाहर आ जाता है, तो लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये कोई मूवी की शूटिंग हो रही है या कोई सीरियल शूटिंग हो रही है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही छोटा और क्यूट होता है। पर डोगजा उसे देखकर बहुत ही घबराया हुआ होता है। इसी के साथ चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 में आगे लोग इसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ परेशान होकर उस पे हाथ उठाने की कोशिश भी करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, ताकि वो इसे यहाँ से हटाकर अपने काम के लिए जा सके, क्योंकि वो लोग अपने काम के लिए लेट हो रहे होते हैं और वो बहुत ही गुस्सा हो गए होते हैं उससे। उन लोगों से परेशान होकर वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है और ऐसे ही कई लोगों को मार देता है जो उसके खिलाफ आगे बढ़ रहे थे। वो मॉन्स्टर अपनी एक इविल स्माइल देता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग और डर जाते हैं और अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ मॉन्स्टर कहता है, कुछ भी फ्री नहीं है इस लाइफ में, अगर वो सही ना हो तो। तभी एक अमीर आदमी आगे बढ़कर बोलता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो कितने चाहिए, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ। पर मॉन्स्टर कहता है कि पैसे ये कुछ नहीं है एक लाइफ के लिए, और उन पैसों को वो जला देता है। तभी वो अमीर आदमी डरकर पीछे हो जाता है और चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही मॉन्स्टर बहुत ही परेशान और बोर हो गया था और कहता है, चलो तो मैं तुम्हें जल्दी-जल्दी सब कुछ बता देता हूँ। इसी के साथ उस मॉन्स्टर के सींग और बड़े होने लगते हैं। तभी सभी लोगों के सामने एक विंडो आ जाती है। उस विंडो में किसी सिनेरियो का मैसेज आया हुआ होता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के वैल्यू को बताना है और किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है। यह काम के लिए उसे डिफ़िकल्टी लेवल F बताई जाती है और 300 कॉइन भी दिए जाते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। फेल होने पर डेथ पेनल्टी है और कैटेगरी मेन है, मतलब खुद से काम करना पड़ेगा। इसी के साथ वो मॉन्स्टर सभी को गुड लक कह के यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 3 में सांगयुंग बहुत ही डर गई होती है और वो पुलिस को कॉल कर रही होती है, पर पुलिस फ़ोन नहीं उठा रही होती है। डोगजा सांगयुंग को कहता है कि तुम शांत हो जाओ, डरो मत। डोगजा सांगयुंग से कहता है कि तुम डेवलपमेंट गेम में काम करती थी और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि अपोक्लिप्स से सर्वाइव किस तरीके से करना है। पर सांगयुंग घबराते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कैसे सर्वाइव करना है। डोगजा सांगयुंग को कहता है कि अभी हम एक गेम में फंस गए हैं और उसी का एक पार्ट बन गए हैं। सांगयुंग कहती है, क्या यह सिंपल गेम है? क्या इसके कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करने हैं? बताओ। डोगजा उससे कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स को फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी हमें ट्रेन की हालत दिखाई जाती है, जिसमें कई लोग मर गए होते हैं और खून ही चारों ओर फैला होता है। जो लोग जिंदा होते हैं वो डरे सहमे हुए एक कोने में बैठे हुए होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक और लेडी बहुत ही डर गई होती है और वो बार-बार प्रे कर रही होती है। तभी डोगजा कहता है कि मैं इन सभी को अनदेखा नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी एक लड़का ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, कहता है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, इस दरवाजे को खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और उसे तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो बाहर जा सके। तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुम हैमर का इस्तेमाल करो तोड़ने के लिए। डोगजा बहुत ही सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, और वो उस विंडो के बारे में सोचने लग जाता है। तभी उस सबवे में बैठा हुआ एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, चलो सभी शांत हो जाओ और एक लंबी सांस लो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह एक नेशनल इमरजेंसी है और ज़रूरी पुलिस यहाँ आ रही होगी, हमें बचा लेगी। तो इस सिचुएशन में हमें शांति से अपनी जगह पे बैठ जाना है और
पुलिस का इंतज़ार करना चाहिए। तभी कुछ लोग नेशनल इमरजेंसी सुनकर और घबरा जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, "तुम क्या बात कर रहे हो?" इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं, एक पब्लिक ऑफ़िसर होता है, जो कि मिलिट्री से होता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक आर्मी से हूँ और मैं यूनिट नंबर 6502 को सर्व करता हूँ। और वो उन सभी को अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है कि मुझे अपने यूनिट की तरफ से मैसेज आया है। तभी एक आदमी उस मिलिट्री से आके कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? तभी मिलिट्री का वो आदमी बोलता है कि ये सब तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आर्मी से कॉन्टैक्ट करने की। तभी डोगरा उस आदमी को देखकर एक सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैंने इसे कभी देखा तो नहीं, लेकिन मैंने इसका नाम ज़रूर सुना है और यह भी उसी नॉवल से आया है। यह उस नॉवल का ही कैरेक्टर है। क्या मैंने जो वो नॉवल पढ़ी थी, क्या वो नॉवल असली थी? क्या वो फ्यूचर की सारी बातें सच है जो होने वाली है? तभी सभी को फ़ोन पे प्राइम मिनिस्टर की लाइव स्पीच आ रही होती है और सभी उस स्पीच को देखना शुरू कर देते हैं। जिस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि यह एक टेररिस्ट अटैक है और हम इस अटैक से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम आप सभी को बचा लेंगे। तभी अचानक से प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। और उस वीडियो के लास्ट में वही मॉन्स्टर हमें फिर से दिखाई देता है, जो कि अपने लाल आँखों और इविल स्माइल के साथ उस लाइव वीडियो में आ रहा होता है। तभी अचानक से एक विंडो उनके सामने आती है और उसमें 24 मिनट 22 सेकंड बचे हुए होते हैं, क्योंकि ये टास्क 30 मिनट का था और इसमें करीबन 6 मिनट जा चुके हैं और ऐसे करते-करते सिर्फ़ आखिरी के 10 मिनट ही बचे होते हैं। तभी डोगरा कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, बिल्कुल उस नॉवल की तरह है, जिसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और उसके शुरुआती दिनों में भी बिल्कुल सेम हुआ था। जैसा कि मुझे याद है कि कुछ ही देरों में अब वो भी आने वाला है। तभी एक आदमी चिल्लाता है और कहता है कि किसी ने मर्डर कर दिया है हमारे ट्रेन के पीछे वाले बोगी में। तभी वो ट्रेन के गेट को छूने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक इनविजिबल शील्ड सी कुछ आ गई होती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी चुटकी बजाता है और उन्हें एक हाई स्कूल की जगह को दिखाता है, जिसमें कई सारे बच्चे बैठे होते हैं और एक-एक करके वो सभी मरने लगते हैं। ट्रेन में जो लोग बैठे होते हैं, वो सभी ये देखकर बहुत ही घबराने लगते हैं और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की जान लेने पे तुला होता है, जिस कारण वो अपनी जान को बचा लेता है और ये सब कुछ देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही खुश होता है। एपिसोड 4 चैप्टर बहुत ही वॉयलेंस भरा रहेगा और इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई है और बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सभी लोग उस कॉलेज मर्डर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं और बहुत ही सहमे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है? ऐसा मेरे विश्वास नहीं हो रहा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सारे इवेंट मेरे देखे हुए लग रहे हैं, बहुत ही जाने-पहचाने हुए और वो अभी तक नहीं आया और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस स्टोरी का पार्ट कैसे हो गया हूँ और उस स्टोरी में मेरे बारे में ऐसा कुछ तो था नहीं, लेकिन मैं अब उस स्टोरी में भी आ तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन में वापस उस नॉवल को पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है, देखता है कि वो नॉवल अब रही नहीं। रिज़ल्ट नॉट फाउंड बताया जा रहा होता है उसके फ़ोन पर। तभी उस नॉवल के राइटर की तरफ से एक ईमेल आता है और उस ईमेल में उस थ्री वे सर्वाइव अपोकलिप्स की नॉवल की कंप्लीट होती है सीरीज़ और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही दंग रह जाता है कि डायरेक्ट मुझे उसने सेंड कर रखा है और वो उस वेबसाइट से हट गई है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो आ जाती है और उस विंडो में लिखा होता है कि आपको एट्रीब्यूट एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड रिसीव होता है
और आपकी स्किल स्लॉट भी अनलॉक हो जाती है। तभी डकोज़ा बोलता है कि यह एक गेम की तरह है और मैं इसे खेलूँगा। और वो एट्रीब्यूट विंडो के बारे में सोचने लग जाता है कि क्या करें इस एट्रीब्यूट विंडो का। और वो उस नॉवल में जो एट्रीब्यूट्स के बारे में बताए गए होते हैं उसे याद करने की कोशिश करता है। तभी वो विंडो पे अपने एट्रीब्यूट्स देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने एट्रीब्यूट विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है, विंडो में लिखा आ जाता है कि एट्रीब्यूट को ओपन नहीं किया जा रहा। तभी डकोज़ा सोचता है कि अगर एट्रीब्यूट विंडो ऑन नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्किल्स क्या है और बिना स्किल्स के मैं कैसे लड़ूंगा। तभी डकोज़ा का फर्स्ट एट्रीब्यूट एक्टिवेटेड हो जाता है जो कि रीडिंग करना होता है और वो भी बहुत तेज़ी से। तभी डकोज़ा अपने इस एट्रीब्यूट से बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है ये क्या बकवास का एट्रीब्यूट है, इससे मैं क्या ही कर पाऊंगा। और तभी वो उस TWS के चैट नॉवल को खोल कर फिर से पढ़ता है और 1 मिनट के अंदर ही वो सारे चैप्टर पढ़ देता है। और डगोज़ा बोलता है कि यह एट्रीब्यूट इतना भी खराब नहीं है, बहुत ही जल्दी ही मैंने सब कुछ फिर से पढ़ ली और मुझे सब चीज़ याद दोबारा हो गई है। पर जब वो उस नॉवल में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बोगी नंबर 3707 में ये सब कुछ हुए गए चीज़ों के बारे में नॉवल में लिखा हुआ है। पर बोगी नंबर 3807 में जिस केबिन में वो था, इस इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया हुआ था। और वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या होगा हमारे साथ। तभी डकोसा बोलता है कि शायद से इस केबिन में भी सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे। तभी वो सफ़ेद बाल वाला लड़का फिर से लोगों से लड़ना शुरू कर देता है और एक आदमी को ख़त्म कर देता है। और अकॉर्डिंग टू नॉवल सिर्फ हान सोयोंग और नैम वॉन ही इस बोगी में जिंदा बचेंगे, ऐसा नॉवल में लिखा हुआ था। तभी वो अमीर आदमी आके उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कमीने, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। वो सफेद बाल वाला लड़का उस आदमी से कहता है वो बूढ़े इंसान, क्या तुझे मरने की ज्यादा ही जल्दी है क्या? क्या तुझे दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तू भी मरना चाहता है? तुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हमें कोई आर्मी बचाने नहीं आएगी? तभी विंडो पे और लोगों की मरने की मौतें दिखाई जाती है। इसी के साथ सफेद बाल वाला लड़का कहता है कि हमें एक ना एक को मारना होगा ताकि हम अपनी जान को बचा सकें। तभी वो अमीर आदमी बोलता है कि हाँ, मैं तेरे बात को समझ गया हूँ, पर लेकिन इसका कोई और तरीका भी हो सकता है, हम सभी बच सकते हैं। तभी वो सफेद बाल वाला लड़का कहता है कि हाँ, हमें सबको मारना ही होगा, वरना हम नहीं बचेंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है। और वो इस नई दुनिया के सत्य को समझ गया और उसी दुनिया के हिसाब से आगे बढ़ने वाला है, यानी मतलब सभी लोगों को मारने वाला है। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। अगर इस 5 मिनट के अंदर कोई भी मौत नहीं होती, तो ये सभी लोग मारे जाने वाले थे। तभी एक लड़का दिखता है, जिसके हाथ में बक्स होते हैं। तभी सभी लोग मिलकर उस लोग इंसान को मारने लगते हैं, ताकि किसी की मौत के कारण वो खुद को बचा सके। सेओकजू ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाती है और कहती है कि हमें उसे बचाना होगा, वरना वो मर जाएगा। तभी डोकोसा कहता है, रुको, यहाँ पर चुपचाप से देखो, ये बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम वहाँ गई तो तुम भी मारी जाओगी। डोकोसा कहता है कि मैं अभी कुछ सोचता हूँ, कुछ तरीका लगाता हूँ ताकि हम सभी बच सके। डोकोसा सोचता है और तभी एक अचानक से ब्लास्ट होता है और डोकोसा कहता है कि ये सही वक्त है, इसी वक्त ही मुझे ये सब कुछ करना होगा। और वो तेजी से उस धुएं में दौड़ने लग जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सभी के सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और ऐसे ही नए कंटेंट लाता रहेगा। चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें वही धमाका दिखाया जाता है, जिसमें हमारा डकोज़ा भाग रहा होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूँढकर। और वो तेज़ी से भागते हुए उस सफ़ेद बाल वाले लड़के को बहुत ज़ोर की टक्कर मारता है। उस टक्कर से उस सफ़ेद बाल वाला लड़का सीधा जाकर ट्रेन के लास्ट में जाकर टकरा जाता है।
और वो उठकर डकोज़ा को बहुत सारी गालियाँ देना शुरू कर देता है। डकोज़ा उससे बोलता है, "तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इसे मार देना चाहते हो?" तभी डकोज़ा उस बग वाले लड़के को देख लेता है और वो उस लड़के से उसके बग्स ले लेता है। वो बोलता है, "सभी लोग एक-दूसरे को मारना बंद कर दो।" तभी सफ़ेद वाला लड़का कहता है, "हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें मारूँगा।" अब तभी डकोज़ा सभी लोगों को बग्स दिखाकर कहता है कि हमें सिर्फ़ एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म को मारना है, जो कि हम बग्स को मार के भी ये चीज़ पूरा कर सकते हैं और मेरे हाथ में भी बहुत सारे बग्स हैं। इतना ही सुनकर सभी लोग डकोज़ा के ऊपर टूट पड़ते हैं बग्स को लेने के लिए। डकोज़ा तेज़ी से ही बग्स के बॉक्स को आसमान की ओर फेंक देता है। एक-एक कर सभी लोग बग्स को पकड़ने और मारने लग जाते हैं। तभी वो सफ़ेद वाला लड़का डकोज़ा से आके कहता है, "तुमने कुछ बक्स देकर लोगों की लड़ाई रुकवा तो दी है, लेकिन उम, वो बक्स बहुत ही कम है और सभी के लिए नहीं है। तो तुम अभी थोड़ी देर में और लोगों की लड़ाई देखने वाले हो और मैं भी उसमें लड़ूँगा।" तभी डकोज़ा सोचने लगता है, जैसा कि नॉवल में लिखा हुआ था, उसी तरीके से ये लड़का बिल्कुल पागल है और किसी को भी मारने से झिझकता नहीं है। तभी डकोज़ा कहता है कि जो मैंने TWS में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें असली हो रही है और सभी लोग जो लाइफ़ स्टिल नहीं कर पाएँगे, वो सुसाइड कर लेंगे। लेकिन ये लड़का अलग है और ये सुसाइड नहीं, ये किल करेगा। ये किसी न किसी को ज़रूर मारेगा। तभी वो सफ़ेद वाला बाल वाला लड़का डकोज़ा की ओर बहुत ही क्रीपी स्माइल से बढ़ने लग जाता है। और डकोज़ा की अपनी स्किल पता चलती है कि वो किसी को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके बारे में पता लगा सकता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे उस सफ़ेद बाल वाले लड़के के लिए बढ़ती जा रही होती है और उसके सारे मकसद को वो अच्छे से समझ रहा होता है। तभी हमारे सामने विंडो दिखाई जाती है, जो जिसमें मिशन था और फिर टाइमर भी दिखाया जाता है, जिसमें 2 मिनट 59 सेकंड ही बचे होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स चैप्टर 6। चैप्टर के स्टार्टिंग में 3707 बोगी नंबर दिखाया जाता है जिसके अंदर आग लगी होती है और एक आदमी के कदम दिखाए जाते हैं। वो वहाँ उस आग लगे हुए धुएं में अकेले चल रहा होता है और लोगों को मार रहा होता है। वापस से हमें बोगी नंबर 3807 दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग बग्स को मार चुके होते हैं और अपना मिशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और शांति से अपनी एक जगह पे बैठ जाते हैं। डकोज़ा और ये सफ़ेद बाल वाला लड़का जिसका नाम नामवुक है। नामवुन डकोज़ा से कहता है, "बहुत अच्छा किया तुमने।" लेकिन डकोज़ा अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैं इस लड़के का फ्यूचर जानता हूँ और ये बग्स को नहीं मारेगा। ये उसी इंसान को मारने की कोशिश करेगा और मैं इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। तभी सफ़ेद वाला लड़का डकोज़ा से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर तुम बीच में आए तो तुम भी मारे जाओगे। और वो उसी इंसान की तरफ देखने लगता है जिसे उसने पहले भी मारने की कोशिश करी थी। लेकिन डकोज़ा आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। तभी नामवुक उसे कहता है कि क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? तुम मेरे सामने हीरो की एक्टिंग कर रहे हो। डकोज़ा बहुत ही घबराया हुआ होता है और कहता है कि अब मुझे इस कैरेक्टर से बहुत ही नफ़रत आ रही है। तभी नामवुक डकोज़ा से कहता है, तुम जैसे व्यक्ति जो मुझे छूते हैं, मैं उन सब से घृणा करता हूँ। और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई मुझे छूने की और इसी के साथ वो डकोज़ा के ऊपर हमला कर देता है। डकोज़ा उसके उस हमले से डॉज कर लेता है और कहता है, मैं पहले से ही जानता था कि तुम मुझ पर हमला ज़रूर करोगे। तभी वो लड़का बहुत ज़ोरों का एक पंच डकोज़ा पे मारता है और डकोज़ा डिफेंस के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल करता है। पर इस पंच से डकोज़ा को बहुत गहरी चोट आई होती है और वो अपने हाथ को पकड़ लेता है। तभी डकोज़ा को नामवुक के ऊपर एक विंडो दिखाई देती है और उस विंडो में लिखा होता है ग्रिम डार्क अवेकनिंग। डकोज़ा ये देख के बहुत ही दंग हो जाता है और कहता है इसने अपने पहले स्किल को एक्टिवेट भी कर लिया। नामवुक एक बहुत ज़ोर का मुक्का मारता है। डकोज़ा इसे बच जाता है। तभी वो लड़का अपनी पावर को देख के कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता।
और बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो एक साइकोपैथ की तरह एक इविल सी हंसी देने लग जाता है। डकोज़ा अपने कंधे को पकड़ता हुआ कहता है कि मुझे भी अपनी कोई स्किल अनलॉक करनी होगी। तभी उसके विंडो सामने आती है और उसमें लिखा होता है लेवल 1 योर पर्सनल स्किल ओमनीकास्टर रीडर अनलॉक हो गई है। वो लड़का बार-बार डकोज़ा के ऊपर हमले कर रहा होता है। डकोज़ा इन सभी को डॉज करते हुए पीछे की ओर जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। तभी वो लड़का डकोज़ा के ऊपर एक खतरनाक हमला करने की कोशिश करता है उसके फेस पर। डकोज़ा किसी तरीके से उस हमले से बहुत ही मुश्किल से बचता है। इसी के साथ डकोज़ा बताता है कि मेरी ओमनीकास्टर रीडर की स्किल बहुत ही काम आ रही है। मैं उसके मूवमेंट को पढ़ पा रहा हूँ ताकि मैं उसके मूवमेंट को पढ़कर बार-बार अपने आप को बचा सकूँ। तभी वो लड़का बहुत ही इन सब चीज़ों से परेशान हो गया होता है और डकोज़ा को गाली देता हुआ एक बहुत ही जोर पंच मारने ही वाला होता है कि उनका ध्यान टाइम पर जाता है, जो कि 2 मिनट ही करीब बचे होते हैं। डकोज़ा सोचता है अगर वो ऑलरेडी मर गई तो नामवुक इस चीज़ को क्लियर कर लेगा, इस लेवल में पार हो जाएगा और मैं ऐसा करने नहीं दूँगा। तभी नामवुक अपने पॉकेट से एक नाइफ़ निकालता है और हमला करता है। उस हमले से डकोज़ा उस ओल्ड लेडी को बचा लेता है, पर डकोज़ा के हाथ पर एक कट लग जाता है। डकोज़ा इस कट की लापरवाह करते हुए उस ओल्ड लेडी को बचाने की कोशिश करने लग जाता है और उस ओल्ड लेडी को लेकर अपने गोदी में भागने लग जाता है। तभी डकोज़ा अपना पास्ट को याद करते हुए कहता है कि इस दुनिया में जंगल का रूल चलने वाला है, जो कि ताकतवर लोग ही जिंदा बचेंगे और कमज़ोर लोग मारे जाएंगे, जैसा कि पहले से ही होता रहा है और मैं इस चीज़ को होने नहीं दूंगा। तभी डकोज़ा थक कर बैठ जाता है। पीछे से नामवुक आता हुआ कहता है, क्या हुआ? अब तुम भाग नहीं सकते? थक गए? बस तुम में इतनी ही ताकत थी? तुम मुझसे कहीं बचकर नहीं जा सकोगे। तभी डकोज़ा उससे कहता है कि इंसेक्ट के जो एग है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और डकोज़ा अपने हाथ में एक बक्स को ले आवा होता है जिसे वो अपने हाथों से मसल के मार देता है। इसी के साथ डकोज़ा के सामने ढेर सारी विंडो आती है जिसमें उसे 100 कॉइन बोनस और लिविंग ऑर्गेनिज्म का किल करने का मिल जाता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे एक नहीं कई सारी विंडो बार-बार आने लग जाती है। तभी वो लड़का कहता है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। डकोज़ा उन मिले हुए बोनस कॉइन से अपने स्टैमिना को बढ़ा लेता है पूरे 2700 कॉइन देकर। डकोज़ा का स्टैमिना बढ़ने के बाद डकोज़ा के ऊपर किया गया चाकू से वार पर भी डकोज़ा के एक भी खरोंच नहीं आती है और अब डकोज़ा बहुत ही बैडएस लग रहा होता है। आखिरी के 57 सेकंड बचे हुए होते हैं। नामवुक बहुत ही घबराया हुआ होता है और हैरान भी होता है और वो उस चाकू से डकोज़ा के ऊपर बार-बार हमला करने की कोशिश करता है और कहता है, मर जाओ तुम। आखिरी के 4 मिनट, आखिरी के 4 सेकंड, आखिरी के 2 सेकंड और टाइम ओवर। तभी विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने लाइफ की वैल्यू को प्रूव कर दिया है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमें वो फिर से दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। मैं कुछ मिनट के लिए यहाँ से चला गया कि इन लोगों ने इतना बिखेर दिया है। हर जगह खून ही खून है। तभी हमें बचे हुए सर्वाइवर दिखाए जाते हैं। पहला बचा हुआ सर्वाइवर होता है हयोंग सी लू, सेंग यू, गियोंग लोंग यू, म्योंगो हान, डोगजा किम। ये पहले सर्वाइवर हैं जो कि फर्स्ट लेवल में पार कर चुके हैं। हमें थोड़ी बैक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें नामवुक डकोज़ा से बार-बार भीख माँग रहा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम्ही ने तो कहा था कि लोगों की ज़िंदगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या मेरी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है? मुझे भी बचा लो। और तुमने कहा था कि पुराना वर्ल्ड खत्म हो जाएगा और एक न्यू वर्ल्ड आएगा जिसके अपने अलग ही रूल होंगे। बस उसके इतना कहने के बाद ही टाइम अप हो जाता है और वो मर जाता है। डकोज़ा मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने कई लोगों को बचा नहीं पाया और मैं इतना अभी शांत कैसे हूँ? इतने लोग मारे जा चुके हैं। क्या मैं भी एक हत्यारा बनता जा रहा हूँ? तभी वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है जिस पे बहुत सारे खून लगे होते हैं और वो अपने आप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। डकोज़ा को मिले हुए रिवॉर्ड में से कहा जाता है कि तुमने लोगों को नहीं कीड़ों को मारा है। इस वजह से तुम्हारे जो रिवॉर्ड है वो आधे कर दिए जाते हैं। 6200 से 3500 हो जाते हैं। तभी ट्रेन रुक जाती है और एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने क्लियर कर लिया है और रिवॉर्ड में तुम्हें 300 कॉइन और मिलते हैं और 100 कॉइन रिड्यूस किया जाता है।
तभी वो रुकी हुई ट्रेन फिर से चलने लग जाती है और सभी लोग ट्रेन के खिड़की के बाहर से देखते हैं कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। वो सभी मॉन्स्टर एक-एक करके सभी लोगों को मार रहे होते हैं और सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या ये हमारे वर्ल्ड का एंड है क्या? तभी समुद्र से एक वाटर स्नेक सर्पेंट निकलता है जो कि ब्रिज पर हमला कर देता है। तभी वो सॉन्गलिंग और हानसुन दोनों ही बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो ब्रिज पर से उनकी ट्रेन भी जा रही होती है। इस सर्पेंट को देखकर सॉन्गलिंग कहती है कि ये कोई सी सर्पेंट है। तभी डकोज़ा उस सर्पेंट को पहचान लेता है और कहता है कि ये TWSA का ग्रेड 7 का बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और मैं इससे पंगा लेने से नहीं सोचूंगा क्योंकि अगर इसने हमला करा तो हम सभी एक बारी में मारे जा सकते हैं। पर अभी हम बचे हुए हैं, सेफ हैं। तभी वो सफ़ेद मॉन्स्टर आता है और एक-एक करके लोगों को गिनना शुरू करता है और गिनते हुए कहता है 1 2 3 21 टोटल 21 ह्यूमन्स हैं जो कि बच गए हैं और बहुत ही खुश होने लग जाता है। तभी डकोज़ा मन में सोच रहा होता है कि ये जो कहानी है इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है और ये एक चैनल की तरह है जिस पर हमारी लड़ाई की वीडियो दिखाई जाएगी और हमारे सर्वाइवल के बारे में दिखाया जाएगा। इसमें हमें कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना होगा और उनसे बचना होगा। पर TDS ऐसे की असली कहानी में नामवुक सभी लोगों को मार देता है। पर इस बारी ये सब चीज़ चेंज हो गया है। क्या मतलब शायद से कहानी भी चेंज हो सकती है। और विंडो पर आता है कि नामवुक किम के मौत से कॉन्स्टेलेशन को बहुत ही बुरा फील हुआ है। डकोज़ा इस विंडो को देखकर कहता है कॉन्स्टेलेशन भी आ गए हैं और ये नामवुक के किल की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा फील करा रहे हैं और ये हमारे स्टोरी को जज करेंगे। अगर इन्हें जो पसंद नहीं आएगा उन्हें वो स्टोरी से निकाल सकते हैं। तभी कुछ और विंडो आती है जिसमें बताया जाता है कि कुछ कॉन्स्टेलेशन डकोज़ा को भी बहुत ही पसंद करते हैं और उसे 500 कॉइन गिफ्ट भी देते हैं। डकोज़ा मन ही मन सोच रहा होता है कुछ कॉन्स्टेलेशन है जो कि मेरे खिलाफ है और कुछ मेरे सपोर्ट में है। मुझे उन्हें एक अच्छा शो दिखाना पड़ेगा वरना मैं अभी ज़िंदा नहीं बचूँगा। तभी सोंगली आगे कहती है कि डकोज़ा तुम्हें क्या हुआ? डकोज़ा सोंगली का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं उस ओल्ड लेडी को बचा नहीं पाया। तभी सोंगली पूछती है डकोज़ा तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? तभी डकोज़ा बोलता है ये सब चीज़ें तुम बाद के लिए बचा के रखना और ये पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अभी बहुत ही ठीक हूँ और सही भी हूँ। डकोज़ा मन ही मन सोच रहा होता है सोंगली भी बच गई है, इसका मतलब उसने उस कीड़े को मार दिया होगा और वो बहुत ही स्मार्ट है, वो इस गेम में सर्वाइव कर जाएगी आगे जाकर। तभी वो व्हाइट फर वाला मॉन्स्टर आके बोलता है कि तुम सभी को बहुत ही शुभकामनाएं हो क्योंकि तुमने फर्स्ट लेवल पार कर लिया है और तुम सभी जो जिंदा बचे हो तुमने अपने वर्थ को प्रूव कर दिया है कि तुम जीने के लायक हो। तभी कई सारे कॉन्स्टेलेशन इसके चैनल को देखने लग जाते हैं और इस चैनल को देखकर वो खुश होने लग जाता है कि बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। बट वो व्हाइट फर वाला मॉन्स्टर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ बच जाएंगे। मैंने तो ये सोचा था कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही जिंदा बचेगा। डकोज़ा उस बच्चे की ओर देखता है और सोचता है कि ये बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए उस कीड़े को भी मार दिया जो कि उसका बहुत ही प्यारा था और मैंने उस सभी कीड़ों को जिस तरीके से मरवाया है मुझे इसका बहुत ही दुख है। पर लोगों की जान बचाने के लिए ये सब मुझे करना ही पड़ता। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन डकोज़ा के काम से खुश होकर उसे बार बार गिफ्ट दे रहे होते हैं। कोई 200 कॉइन, कोई 100 कॉइन इस तरीके से दे रहा होता है। तभी डकोज़ा उस बच्चे के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सर्वाइव करना होगा और खुद को हार्ड बनाना होगा ताकि तुम इस दुनिया में जी सको। डकोज़ा अपनी विंडो की तरफ देख के कहता है कि मैंने कॉन्स्टेलेशन बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है और मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा इस कहानी को। तभी वो वाइट फर वाला मॉन्स्टर आके कहता है तुम सभी अभी जा सकते हो, अभी के लिए तुम सब आज़ाद हो पर मैं जल्दी आऊँगा एक नए लेवल के साथ और नए सर्वाइवल के लिए। म्योंग हान उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है तुमने इतना कुछ कर दिया और अब कहते हो कि हम सभी चले जाएं? क्या तुमने देखा नहीं बाहर कितना बड़ा मॉन्स्टर है, वो हम सभी को मार देगा। तभी वो वाइट फर वाला मॉन्स्टर कहता है तुमने अपने प्रूफ को सर्वाइवर को प्रूव कर दिया है और उस बक्स को मारकर जो कि डिजर्व नहीं करते थे सर्वाइव करना। इसी प्रकार बाहर जो मॉन्स्टर है वो भी प्रूव कर रहा है कि वो सर्वाइव करेगा ही नहीं करेगा या तुम सर्वाइव करोगे ही नहीं करेगे और तुमने जो काम किया है उसके रिवॉर्ड तुम्हें मिले होंगे, उस रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो तुम। और तुमने कॉन्स्टेलेशन को अगर खुश किया तो तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा एज अ बोनस पॉइंट। और वो मॉन्स्टर कहता है आई थिंक तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो इसलिए तुम इतने ज़्यादा बातें कर रहे हो मुझसे।
तभी डकोसा मन में सोच रहा होता है कि आई थिंक इसे पता नहीं है कि मैं इसके हर एक चीज़ के बारे में जानता हूँ और मैं किस तरीके से इन सभी को ख़त्म करूँगा और इस कहानी को एंड करूँगा। मुझे इसका एक अच्छा रास्ता निकालना होगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रेट बीइंग्स हैं जो कि इस यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करते हैं और वो तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। इसलिए तुम अपने काम को अच्छे से करो और सर्वाइव करो और अपने आप की वैल्यू को प्रूव करो, जिस वजह से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी एज़ अ रिवॉर्ड और बहुत सारी ज़्यादा पावर मिलेगी। तभी सभी लोग उस मॉन्स्टर से पूछने लगते हैं कि वो स्पॉन्सर कौन है जो हमें स्पॉन्सर करेगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सब तुम खुद ही एक्सपीरियंस करके पता कर लेना आगे के बारे में। और अपनी चुटकी बजाकर एक विंडो सभी के सामने खोल देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स चैप्टर 8 में वो वाइट फर वाला मॉन्स्टर अपनी चुटकी बजाता है और सभी लोगों के सामने एक विंडो ला देता है, जिस विंडो में लिखा हुआ होता है स्पॉन्सर्स के बारे में डिटेल। डकोज़ा अपनी विंडो पे देखता है, उसे 4 स्पॉन्सर्स मिले होते हैं, जो कि उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। डकोज़ा इनमें से किसी भी स्पॉन्सर को सिलेक्ट कर सकता है। तभी शॉन्ग डकोज़ा से कहती है, मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। डकोज़ा बोलता है, मतलब शॉन्ग में भी कुछ स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड है और वो 2 स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं सॉन्ग को। तभी हमें 4 वो स्पॉन्सर्स के हाथ दिखाए जाते हैं, जो कि डकोज़ा के लिए स्पॉन्सर देना चाहते हैं। डकोज़ा मन-मन सोच रहा होता है कि 4 स्पॉन्सर्स, ये कम तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे 4 स्पॉन्सर्स मिले हैं। तभी वो पहले स्पॉन्सर्स का नाम पढ़ता है। पहला स्पॉन्सर जो होता है, उसका नाम होता है दी अबेशल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्स्टेलेशन होता है। ग्रुप का ब्लैक क्लाउड का लीडर भी होता है ये। डकोज़ा बोलता है कि मैंने टीडब्ल्यूएस में जो पढ़ा है कि इसकी पावर का जो इस व्यक्ति जितना इस्तेमाल करता है, वो अपने सेंस को उतना ज़्यादा ही लूज़ कर देता है और वो एक साइको किलर भी बन सकता है। डकोज़ा कहता है कि मुझे अभी इसे होल्ड के लिए रख देना चाहिए और मुझे सेकंड ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए। सेकंड ऑप्शन डेमोनिक जज ऑफ फायर। ये कॉन्स्टेलेशन डीमंस के रूल्स पे जज करती है और उसे फायर से जलाती है। और इसके पास बहुत ही अच्छी फायर पावर है। और मुझे याद है कि इस कॉन्स्टेलेशन को भी कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया था टीडब्ल्यूएसए में। बट मैं अपने कुछ और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा और आगे भी चेक करना चाहूँगा क्या मुझे इससे अच्छे बेटर मिल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन सेक्रेटिव प्लॉटर। तभी डकोज़ा सोचने लग जाता है कि इसमें तो इस टीडब्ल्यूएस के बारे में कोई डिटेल नहीं है और वो सोचने लगता है शायद से ये कोई कमज़ोर बीइंग भी हो सकता है। तभी वो लास्ट ऑप्शन की ओर देखता है और बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता है कि इस कॉन्स्टेलेशन ने भी मुझे ऑलरेडी एक ऑफ़र दे रखा है। वो लास्ट ऑप्शन होता है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, जो कि कंप्लीटली मंकी किंग जैसा ही दिख रहा होता है। तभी डकोसा कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कॉन्स्टेलेशन है, जिन्होंने अपने स्टाफ से ही सिर्फ 1000 से अधिक मॉन्स्टर को अपनी स्टाफ लाइटनिंग से ही मार डाला था। डकोसा बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्स्टेलेशन मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। बाकी सभी लोग अपने भी विंडो में देख रहे होते हैं और स्पॉन्सर्स को चूज़ कर रहे होते हैं। तभी स्पॉन्सर सेलेक्ट करने का टाइम खत्म होता है और वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है। सभी को कहता है, तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी हमें ये नहीं बताया गया है कि किस करैक्टर ने कौन से कॉन्स्टेलेशन को सिलेक्ट किया है। आखिर ये चैप्टर के बाद में भी बताएँगे। वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हें कुछ देर का आराम मिलता है, मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद फिर से मिलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी डकोसा कहता है कि सभी एक साथ गैदर हो जाओ। वो सभी एक दूसरे का नाम पूछने लग जाते हैं और एक दूसरे के बारे में पता करते हैं। हर कोई अपना नाम बता रहा होता है और अपने बारे में डिटेल बता रहा होता है कि वो क्या काम करता है, किस पैशनेट से वो है। तभी वो अमीर आदमी आके बोलता है, क्या तुम डकोसा मुझे जानते हो? डकोसा बोलता है, क्या आप मियोंग हान हैं? तभी वो आदमी बोलता है, नहीं, तुम मुझे सिर्फ मिस्टर हान कह के बुलाओ। वो आदमी डकोसा से कहता है, तुम एक प्लान बना रहे हो कि हम आगे बाहर जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ेंगे, बेवकूफ़ वाला प्लान है ये। तभी डकोसा सभी लोग से कहने लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, हमें से एक मिल के ही काम करना होगा, तभी हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। बाकी तीनों लोग डकोसा की बात से सहमत होते हैं, लेकिन वो अमीर आदमी बहुत ही घबराया हुआ होता है। वो बार बार कह रहा होता है कि मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ और अगर मैं मर गया तो मेरी कंपनी का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। तभी सभी लोग उस आदमी को इग्नोर करते हुए अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। तभी डकोटा के सामने विंडो आती है। शियोंगली तुम पे ट्रस्ट कर रहा है और वो बहुत ही अंडरस्टैंड हो रहा है तुम्हारे लिए। तभी वो मॉन्स्टर एक रोर लगाता है जिससे
वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक से ट्रेन के पीछे वाला डब्बा का गेट ब्लास्ट कर जाता है। डकोसा मन ही मन सोचने लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। वो बोलता है कहीं वो 3707 का सोल सर्वाइवर तो नहीं है जो हमें फिर से मारने आ रहा है। तभी उस आदमी के कदम दिखाए जाते हैं। सभी लोग ध्यान से उसी ओर देखने लग जाते हैं और घबराए हुए होते हैं। डकोसा उसे देख के बोलता है वो आ रहा है। डकोसा सभी लोगों से कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी श्योंगली पूछता है कि क्यों हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा? ऐसा क्या होने वाला है? कौन आ रहा है वहाँ पर? तभी डकोसा उसे कहता है जो व्यक्ति आ रहा है वो हमारा एनिमी है, वो हमें मारने आ रहा है और उसने अपने कैबिनेट के सभी लोगों को मार दिया है और वो अब हमें मारेगा। ये बात सुनकर बाकी सभी लोग का माइंड ब्लैंक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो लोग जल्द से जल्द एक रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हैं जिससे वो बाहर निकल सके। कोई ब्रोकन डोर या तो फिर कुछ भी ऐसा मिल जाए। जो उनके ट्रेन के डिब्बे पर इनविजिबल शील्ड भी होती है, वो भी अब गायब हो चुकी होती है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उनका मिशन। डकोसा कहता है हमें जल्द से जल्द कोई काम करने वाला डोर ढूँढना पड़ेगा ताकि हम बाहर निकल सकें। डकोसा कहता है अगर हम तीनों मिलकर उस डोर पर हिट करने की कोशिश करें तो हम उस डोर को तोड़ सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस डोर पर बहुत ही तेज हिट होने की आवाज़ आती है और वो आदमी बहुत तेज़ी से उस डोर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। ये सब देखकर सभी लोग घबराने लग जाते हैं और डकोसा भी डर जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉच। हेलो गाइस, दिस इज चैप्टर 9, 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में वो गेट टूटने ही वाला होता है। सभी लोग उसी ओर देख रहे होते हैं और डर गए होते हैं। तभी श्योंगली बैक डोर खोल लेता है और सभी लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो गेट थोड़ा ही खुला होता है और आगे खुल नहीं रहा होता है। तभी डकोसा अपने 4700 कॉइन अपने फिजिक्स में फिर से लगा लेता है ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए और उस गेट को तोड़ने की कोशिश करे। डकोसा शियोंग से कहता है तुम भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करो। शियोंग कहता है ये स्किल क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है इस स्किल का? तभी डकोसा उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है और उसमें लिखा होता है मास्टर ऑफ स्टील, जो कि उसकी स्किल होती है। डकोसा उसे कहता है तुम अपने प्रोफाइल को खोलो और अपने सभी एट्रीब्यूट्स को रीड आउट करो अपने विंडो में फटाफट और उसका इस्तेमाल करो। तभी वो बंदा कहता है डकोसा से कि मुझे नहीं इस्तेमाल करना नहीं आता। डकोसा कहता है बस तुम्हें इमेजिन करना है और वो खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाएगा। तभी वो अपने स्किल को इमेजिन करना शुरू कर देता है और बहुत तेजी चिल्लाकर उस गेट को पकड़कर खोल देता है। वो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ये काम कर गया, मेरी स्किल काम कर गई, हम सही बच गए। तभी वो सभी लोग गेट से बाहर निकलते हैं और कहते हैं भागो यहाँ से जल्द भागो वरना वो बंदा हमारे पीछे आ जाएगा। तभी डकोसा को याद आता है स्टील डोर जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत नहीं थी, सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत तो ये है। तभी वो व्हाइट फर वाला मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है बहुत ही भयानक रूप में। सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर कहता है मैंने तुम सभी को यहाँ पर 10 मिनट रुकने के लिए कहा था ताकि मैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो को तैयार कर सकूं, लेकिन तुम सभी वहां रुके नहीं। तभी मिस्टर हांग अपने सर पर हाथ रख के चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं भूल गया, मुझे तो अंदर ही रहना था, बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है और बहुत सारे मॉन्स्टर भी है। तभी वो मॉन्स्टर उनसे कहता है तुम लोग बहुत ही लकी ह्यूमंस हो जो कि बच गए हो। और वो अपनी चुटकी बजाता है और सभी के सामने एक और विंडो आ जाती है। इसी के साथ सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होता है जिसकी डिफिकल्टी लेवल ई होती है, जिसका टाइम 20 मिनट होता है और 200 कॉइन रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। इसमें हमें कोलैप्स होने से पहले ही ब्रिज के पार हो जाना है, स्टेशन पहुंचना है ओक्सू। फेल होने की पेनल्टी नहीं बताई गई है। तभी डगोजा सभी लोग से कहता है कि हम बहुत ही पहले ही ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं और अभी ब्रिज गिरने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमारे और ओक्सू स्टेशन के बीच में सिर्फ 200 मीटर की दूरी है जो कि हम 2 मिनट के अंदर पार कर लेंगे। तभी सभी लोग अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अचानक से पानी में हलचल होने लग जाती है और उस पानी से एक सी सर्पेंट निकलता है। सभी लोग उस सी सर्पेंट को देखकर बहुत ही हक्का-बक्का हो गए होते हैं और अपनी तेजी को और बढ़ाते हुए भागने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर ये सब कुछ देखकर बहुत मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने डिफिकल्टी लेवल ई से डी कर दी है और डिफिकल्टी बढ़ा दी है। जैसे ही डिफिकल्टी लेवल डी होती है वैसे ही सभी जो डेड होते हैं वो वापस जिंदा होने लग जाते हैं और ज़ॉम्बी की तरह उनका पीछा करने लग जाते हैं। तभी शोंग और वो बच्चा सो स्टेशन पहुंच गए होते हैं। डोक्सा, सांग और हान स्टेशन नहीं पहुंचे होते हैं, वो फंस गए होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर ब्रिज पर
अटैक करता है और ब्रिज के टुकड़े-टुकड़े कर देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हेलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 10। चैप्टर के स्टार्ट में ब्रिज के हुए ब्लास्ट से डकोसा बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है और नीचे गिर गया होता है। जैसे ही उसे होश आता है वो उठता है और ब्रिज की तरफ देखता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका होता है पूरी तरीके से। मिस्टर हांग को भी चोट लग गई होती है। शियोंग मिस्टर हांग को कंधा देते हुए उठाती है। डोगजा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है ब्रिज के टूटने से। तभी ब्रिज की दूसरी साइड से शियोंग और वो बच्चा दोनों ही आवाज़ लगाने लग जाते हैं। तभी डोगजा के सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है एक स्पेशल स्पॉन्सर आपकी मदद कर रहा है, आप में से किसी एक की। और वो स्पेशल स्पॉन्सर का नाम होता है ड्यूस एग मैकिना। उस स्पॉन्सर के हेल्प से ब्रिज में फिर से बन जाती है। तभी हमें पता चलता है ये कॉन्स्टेलेशन जो है वो शांग की मदद कर रहा है। तभी डोगजा और बाकी सभी ब्रिज पार करने का सोच रहे होते हैं कि पीछे से एक हाथ आता है। डोगजा उसे कुछ हद तक डॉज कर लेता है और बैक हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है फिर। तभी हमें पता चलता है जो सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हुए हैं उसमें से एक नाम वू किम है जो कि ज़ॉम्बी बन गया है और बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बी। जैसे ही नाम वू किम डकोसा के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए जाता है तभी एक विंडो आता है डकोसा के सामने जिसमें लिखा होता है ओमनीसेंट रीडर, व्यू पॉइंट आपकी ये पावर अनलॉक हो रही है। डकोसा सोच ही रहा होता है कि मैंने अपने फिजिक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है फिर भी ये मॉन्स्टर बनने के बाद और ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। और हमारे सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी ब्रिज पार करना चाहता है वो इवन नंबर ऑफ पेयर में ही जाके पार कर सकते हैं। अगर वो ऑड नंबर ऑफ पेयर में जाते हैं तो ब्रिज वापस से डिसअपेयर हो जाएगा। तभी मिस्टर हांग शियोंग को अपनी गोद में उठाकर ब्रिज पार करने के लिए भाग जाते हैं। डोगसा मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लोग कितने गंदे हैं, मुझे अकेला छोड़ के ये मिस्टर हांग भाग गया। इसने अपनी जान बचाना ज़्यादा अच्छा समझा। मिस्टर हांग का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ प्रॉफिट पर बेस्ड है। इस चीज़ से परेशान होकर डोगसा मन ही मन सोच रहा होता है कि इवन नंबर में ही ब्रिज पार कर सकते हैं। अगर मैं किसी एक मॉन्स्टर को उठाकर लेके चला जाऊंगा अपने साथ तो मैं इस ब्रिज को पार कर लूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं पड़ेगा। डोगसा विंडो की तरफ देखता है जिसमें सिर्फ 15 मिनट ही बचे होते हैं। वो मॉन्स्टर ये सब कुछ देख के बहुत ही मजे ले रहा होता है। डोगसा उन सभी डेड से लड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा, अब ये मेरे बस की नहीं है। वो लड़ते लड़ते ब्रिज के लास्ट में आके खड़ा हो चुका होता है। डोगसा सोच ही रहा होता है कि अब लग रहा है ये मेरा आखिरी वक्त है। तभी एक विंडो अपीयर होती है और जिसमें लिखा होता है बुक मार्क एक्टिवेटेड। डोगसा सोचता है ये कौन सी पावर है। बुक मार्क के ओपन होते ही दिखाई देता है नाम बुक की टेक्निक और शेओंग की टेक्निक, जिसे डोगसा ने पहले ही ऑब्जर्व किया होता है और उसकी ऑब्जर्व स्ट्रेंथ ही बताई जाती है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इन पावर पे कितनी है। डोगसा बोलता है कि मैंने 3000 से अधिक एपिसोड पढ़ रखे हैं लेकिन ऐसी कोई स्किल किसी को मिली नहीं है और ये मुझे मिल रही है। आई थिंक ये कोई यूनिक स्किल है। तभी वो बुक मार्क स्किल में से नंबर 1 को ओपन कर देता है। एक्टिवेट करते ही वो स्किल नामवुक की डोगसा भी इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। जैसे ही नामवुक की स्किल ग्रिमडार्क ओपन होती है वैसे ही डोगसा एक नाइफ उठाता है और सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो नामवुक को एक ही स्लैश में काट डालता है। अब आखिर के सिर्फ 10 मिनट ही बचे होते हैं। डोगसा कहता है मैं इन सबसे लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और वो आदमी अभी तक नहीं आया, वो बहुत ही लेट है अभी तक। अभी मॉन्स्टर्स के पीछे एक ब्लास्ट होता है। सभी मॉन्स्टर्स और डोगसा उसी तरफ देखने लगते हैं। डोगसा कहता है अब वो आ गया। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।